वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है गहरवाल वंश। आज हम जानेंगे कि गहरवाल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका मूल निवास स्थान कहाँ था और उसने अपने साम्राज्य के दौरान किस किस उत्कर्ष को हासिल किया, और साथ ही साथ इसके पतन के कारणों के बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दें कि गहरवाल वंश जो था उसकी उत्पत्ति होती है प्रतिहार नरेश के पतन के बाद। जब प्रतिहार साम्राज्य का पतन हो जाता है तब कन्नौज और बनारस में जिस राजवंश का उदय होता है उसे ही गहरवाल वंश के नाम से जाना जाता है। इनके मुख्य शासकों के बारे में बात करें तो गोविंद चंद्र, विजय चंद्र आदि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक जिन्हें कि इतिहास में बहुत ही अच्छे तरीके से जाना जाता है उनका नाम है जयचंद्र। वो इस वंश के सबसे महान शासक होने के साथ साथ सबसे अंतिम शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। क्योंकि अगर इस वंश की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो उसका कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, कोई भी साहित्य के अभिलेखी स्रोत नहीं है, लेकिन इनका मूल निवास स्थान के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत, विंध्याचल का जो पर्वत हैं उनकी जो वन हुआ करते थे उसी एक प्रांत के मूल निवासी माने जाते हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि इन्हें कुछ लोगों ने तो इन्हें क्षत्रिय कहा है। कुछ विद्वान इस वंश के संबंध में राष्ट्रकूटों से जोड़ते, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रकूट जो थे वो ब्राह्मण वंशीय थे, जबकि गहरवालों के वंश के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, और जो भी जानकारियाँ उपलब्ध है उसके अनुसार उन्हें क्षत्रिय में रखा गया है। इस राष्ट्रकूट और गहरवाल के आपसी संबंधों के बारे में अगर बात करें तो ये देखा जाता है कि दोनों का पृथक पृथक अलग अलग उल्लेख हर जगह मिलता है। खैर जो भी हो, इससे इतना पता चल जाता है कि इस वंश के जो संस्थापक थे वो हिंदू धर्म और संस्कृति के पोषक थे, यानी कि राष्ट्रकूट और गहरवाल दोनों ही हिंदू धर्म संस्कृति के पोषक थे, उन्हें प्रश्रय दिया करते थे। पूर्व मध्यकाल में क्या हुआ कि इनकी जो गणना है वो राजपूत कुलों से होने लगी। पूर्व मध्यकाल क्या था? पूर्व मध्यकाल को हम लोग राजपूतों की उत्पत्ति के से भी जोड़कर देख सकते हैं। गहरवाल वंश का इतिहास जानने के लिए कुछ अभिलेखी स्रोत और कुछ साहित्यिक स्रोत, दोनों ही स्रोतों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि अगर देखें तो चंद्रदेव का चंद्रावली, जो कि वाराणसी का एक दानपत्र है। गोविंद चंद्र के वाराणसी और कमौली के ताम्रपत्र अभिलेख, गोविंद चंद्र का दूसरा अभिलेख जो कि देवरिया से प्राप्त होता है, लाड़ देवरिया, और कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख। इन सभी से हमें क्या मिलता है ना कि गहरवाल वंश की जो वंशावली है उनके अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटी उसका एक ढांचा तैयार होता है, एक खाका तैयार होता है। इन अभिलेखों के अलावा भी कुछ और बहुत सारे अभिलेख हैं। ये अधिकतर दान परख हैं तथा इनसे राजनीतिक महत्व की बहुत कम बातें ज्ञात होती हैं। समकालीन साहित्यिक कृतियों में भी इस वंश के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश डाला जाता है, क्योंकि जितने भी दानपत्र अभी उपलब्ध हुए हैं वे सभी दानपत्रों में बताया गया है कि इनका अपना राजनीतिक महत्व हुआ करता था, और ये दान परख है, मतलब कि डोनेट किया हुआ है, किसी को डोनेट किया हुआ है, और ये डोनेशन राजनीतिक महत्व को ध्यान दे करके ही रखा जाता था। तो अगर सामरिक रूप से इसके ऊपर दृष्टि डालें तो हमें यह समझ में आता है कि राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने क्या किया था, जो भी कारनामे किए उन सभी को अभिलेखीय साक्ष्यों के रूप में संयोग करके रखा गया था भविष्य के लिए। इसमें सर्व प्रमुख सबसे ज़्यादा चंद्रवरदायी का पृथ्वीराज रासो है। चंद्रवरदायी जो गहरवाल शासक जयचंद्र तथा चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय के संबंधों में प्रकाश डालता है, किंतु इसका विवरण अधिकांश अनैतिहासिक तथा काल्पनिक है। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में भी जयचंद्र के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई है। जयचंद्र के बारे में हम लोग अगर जाने तो जयचंद्र गहरवाल वंश का सबसे अंतिम शासक था और उस पृथ्वीराज का समकालीन था। पृथ्वीराज रासो का दरबारी कवि था चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे चंद्रवरदायी, उन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम की एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के राजकीय, सामाजिक, आर्थिक और निजी संबंधों की चर्चा की है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा प्रामाणिकता हम लोग इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि चंद्रवरदायी पृथ्वीराज चौहान के राजकीय कवि थे, तो वो जो कुछ भी लिखेंगे अपने शासक के फ़ायदे के लिए ही लिखेंगे, उनकी प्रशंसा में ही लिखेंगे।
लेकिन फिर भी इनसे एक बात की जानकारी तो मिलती है कि उनके समय में व्यवस्थाएं कैसी थी। इस बात की जानकारी हमें पृथ्वीराज रासो से मिल सकती है। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर। गोविंद चंद्र का जो मंत्री है लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर का नाम काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय है। राजनीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने की कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी और इसके तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति पर सुंदर प्रकाश डाला है। मुसलमानों के लेखकों की बात करें तो चूँकि मुसलमानों के लेखकों को इम्पोर्टेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि यह वह समय था जबकि मुसलमानों का आक्रमण बार बार भारत पे हुआ करता था। वे अपने साम्राज्य विस्तार भारत में भी किया करते थे। मुसलमान लेखकों के विवरण से गहरवाल तथा मुसलमानों के बीच की संघर्ष का ज्ञान होता है। यानी कि मुसलमान जब अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे तो गहरवालों ने किस तरह से उनके साथ संबंध स्थापित किए। जैसे कि जयचंद्र की ही बात करें तो जयचंद्र के समय में मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था। पहले तो मोहम्मद गोरी को का साथ दिया गया था जयचंद्र के द्वारा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच आपसी संघर्ष शुरू हो गया, जिसको कि चंदवरदाई के युद्ध के रूप में हम लोग जानते हैं। और उस युद्ध में क्या हुआ, जयचंद्र की मृत्यु भी हो गई थी। इसके अलावा एक है फरिश्ता। अगर फरिश्ता, इतिहासकार फरिश्ता की बात करें तो उनके ग्रंथों में जयचंद्र की सैनिक शक्ति का उल्लेख मिलता है। हसन निजाम, जो ये सभी समकालीन इतिहासकार हैं, समकालीन इतिहासकार होने के कारण इन्होंने जो भी सूचनाएं दी हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रामाणिकता प्रतीत होती है। जैसे कि हसन निजाम ने क्या किया है कि जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच जो संघर्ष हुआ था और मोहम्मद गोरी के विजय की जो सूचना है वो हसन निजाम ने अपने ग्रंथ में दी है। इन्हीं सभी आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि गहरवाल वंश के इतिहास का वर्णन किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि उनके बारे में बताने के लिए सिर्फ भारतीय इतिहासकार ही नहीं और सिर्फ राजकवि ही नहीं थे, बल्कि विदेशी और मुसलमान लेखक भी हुआ करते थे। अब देखते हैं कि इस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई और इस वंश की नींव किसने डाली। चूँकि चंद्रदेव वही शासक थे जिन्होंने कि गहरवाल वंश की नींव डाली थी और ये करीब करीब 1080 ईस्वी से लेकर के 1085 ईस्वी के मध्य का काल था। उन्होंने अपनी नींव कन्नौज में डाली और दिल्ली के तोमर जो वंश के लोग थे उन्होंने भी क्या किया, चंद्रदेव की अधीनता स्वीकार कर ली थी, क्योंकि तोमरों की स्थिति उस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी, प्रबलशाली नहीं थी। लेकिन गहरवाल जो उभरती शक्ति के रूप में जाने जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, तोमरों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा लिया। प्रतिहार साम्राज्य के विघटन से फैली हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर करीब करीब 1090 ईस्वी के लगभग में चंद्रदेव नामक व्यक्ति ने कन्नौज पर अधिकार कर दिया। ठीक है, उसके पूर्वजों में महीचंद्र तथा यशो विग्रह के नाम मिलते हैं। यशो विग्रह की बात करें तो यशो विग्रह को इस वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष मतलब कि इस वंश की शुरुआत यशो विग्रह की से ही हुई और इसके बारे में जो भी जानकारियाँ उपलब्ध हैं उसमें बताया गया है कि ये कलचुरियों के अधिकारी के रूप में काम किया करते थे। और फिर यशो विग्रह के ही बेटे थे महीचंद्र। महीचंद्र ने एक बहुत ही स्पेशल उपाधि धारण की थी और उसी कहते थे नृप की उपाधि धारण की थी और ये भी क्या थे, कलचुरियों के अधीन सामंत शासक हुआ करते थे। कन्नौज से उसके 4 अभिलेख मिलने हैं जो दान पत्र के रूप में हैं। इससे पता चलता है कि महीचंद्र ने वाराणसी, अयोध्या, दिल्ली आदि स्थानों पर भी अपना साम्राज्य सुदृढ़ कर लिया था। अभिलेखों में उसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। क्योंकि परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर ये जो उपाधियां हैं ये महीचंद्र के बेटे चंद्रदेव ने ली थी, जो कि एक स्वतंत्र शासक के रूप में काम कर रहा था। इसके समय की सबसे बड़ी घटना ये थी कि चंद्रदेव के समय में ही तुर्की आक्रमणकारी आए भारत में और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लूटपाट मचाई थी। क्योंकि चंद्रदेव के जो बेटे थे मदन लाल और पौत्र मतलब कि पोता गोविंद चंद्र का बहसी अभिलेख मिलता है जिसमें कि इस घटना की जानकारी दी गई है। इससे क्या होता है कि भोज की मृत्यु हो जाने तथा कर्ण के यशमान शीश बच जाने के बाद विपत्तिग्रस्त पृथ्वी ने चंद्रदेव राजा को अपना रक्षक चुना।
इस विवरण से स्पष्ट है कि चंद्रदेव ने कर्ण की मृत्यु के बाद ही कन्नौज पर अधिकार कर लिया होगा। चूंकि ये जो बस ही अभिलेख है, इसमें बताया गया है कि जब भोज प्रतिहार नरेश मिहिर भोज की मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद कर्ण कर्ण आता है, और कर्ण से जो शेष राज्य बचता है, जो क्षेत्र बचता है, उस पर चंद्रदेव का शासन कायम होता है। पृथ्वी की विपत्ति में पड़ने के कारण संभवतः तुर्क आक्रमण से था। यहाँ पर जो बताया गया है, पृथ्वी ने चंद्रदेव राजा को अपना रक्षक माना। क्यों माना? क्योंकि पृथ्वी की विपत्ति के बारे में बताया गया है कि तुर्कों का जो आक्रमण हो रहा था, जिसमें कि मोहम्मद गोरी और बहुत सारे लोग थे, उन्हें कहा गया था कि ये पृथ्वी पर विपत्ति के रूप में है, और उनसे निजात पाने के लिए चंद्रदेव को लाया गया था। इसी आक्रमण से भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, जिसका लाभ चंद्रदेव को मिला। उसने काशी, कन्नौज, कौशल, इंद्रप्रस्थ आदि के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। यानी कि देखा जाए तो इसमें बताया जा रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ और प्रतिहार नरेश वो वैसे शासक थे जिनका कि उस समय तक पतन हो चुका था, तो उस इतनी बड़ी प्रबल शक्ति को रोकने के लिए हिंदुस्तान में कोई एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर के सामने नहीं आया, बल्कि इस समय ऐसा सिचुएशन था कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जगहों, राज्यों में अलग अलग शासन में राज्य करते थे, और आपसी मतभेद काफ़ी ज़्यादा हो गए थे इस समय में। तो इसी कारण क्या हुआ कि तुर्की आक्रमणकारी हुआ, उससे का फायदा चंद्रदेव को मिला। चंद्रदेव ने मौका पकड़ किया काशी, कन्नौज, कौशल और इंद्रप्रस्थ के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। इस विजय की प्रक्रिया में उसे कई शक्तियों से युद्ध करने पड़े होंगे, सही है, क्योंकि जब किसी चीज़ को जीतना होता है तो उसके ऊपर जितने लोगों की निगाह रहती है, उन सबका सामना करना होता है। उसके चंद्रावती लेख, जो कि 1093 ईस्वी में है, बताया गया है कि उसने नरपति, गजपति, गिरिपति एवं त्रिशंकुपति को जीता था। चंद्रावती का जो लेख है, उसमें बताया गया है कि ये जो चंद्रदेव थे, चंद्रदेव ने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, और उन उपाधियों के धारण करने से पहले उसने बहुत सारी युद्धों को जीता था, और इसी उपलक्ष्य में उसने उपाधियां धारण की थी, जिसमें से नरपति, गजपति, गिरिपति और त्रिशंकुपति में दुश्मनों को हरा करके क्या किया था, बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। इनमें प्रथम 2 कलचुरी राजाओं की भी उपाधियां थी, और इस आधार पर ऐसा बताया जा सकता है कि चंद्रदेव ने कलचुरी नरेश यशकर्ण को पराजित कर अंतर्वेदी गंगा यमुना के दोआब के प्रदेश को जीत लिया। यानी कि इसने अपना क्षेत्र बढ़ा लिया था गंगा यमुना के दोआब तक। अब आगे काशी, कन्नौज, कौशल, इंद्रप्रस्थ, इन सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था। अगर और सारे इतिहासकारों की बात सुने तो एक है R.S. त्रिपाठी। R.S. त्रिपाठी ने क्या कहा कि कन्नौज को चंद्रदेव ने गोपाल नामक एक राजा से छीना था, जिसे बदायूं और सतमाहेत के लेखों में कन्नौज का राजा, जिसे कि गाधीपुराधिप कहा गया है, से छीन लिया था। और कन्नौज पर अधिकार हो जाने के बाद उसने क्या किया था, पंचाल प्रदेश पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। चूंकि इंद्रप्रस्थ दिल्ली और उसका समीपवर्ती प्रदेश था। इंद्रप्रस्थ कहाँ था? दिल्ली और उसके समीपवर्ती प्रदेशों में से था। यहाँ संभवतः तोमर वंशी राजाओं का शासन था, जिन्होंने चंद्रदेव की अधीनता स्वीकार कर ली होगी। कुछ विद्वानों ने रामचरित के आधार पर यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि चंद्रदेव ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। पाल नरेश रामपाल के सामंत भीमसेन ने उसे पराजित कर दिया था। तो यहाँ पर एक अलग अभिलेखों की बात करें तो क्या देखने को मिलता है? या देखने को मिलता है कि दिल्ली की जो एक छोटी सी जगह पर जहाँ तोमर वंश के लोग संकुचित हो गए थे, वहाँ पर भी चंद्रदेव ने अपना विजय पताका फहराया, उन लोगों को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ देखें, साहित्यिक दृष्टि से देखें तो कुछ विद्वानों ने क्या कहा है कि रामचरित्र में बताया गया है कि चंद्रदेव ने बंगाल पर भी अधिकार किया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। पाल नरेश रामपाल के सामंत भीमसेन ने उसे पराजित कर दिया था।
इन सब के बारे में बहुत सारी बातें नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रामाणिक नहीं है। पाल नरेश रामपाल और चंद्रदेव का युद्ध कहाँ कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी, साहित्यिक जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। अब चंद्रदेव ने 1103 ईस्वी तक शासन किया। निसंदेह वह एक शक्तिशाली शासक था क्योंकि उसने इतने बड़े समय काल तक शासन किया, और दूसरा कि उसने इतने सारे राज्यों को अपने राज्य में जीतकर खुद के बल पे मिलाया था। तो इसलिए हम ये कह सकते कि शक्तिशाली राजा तो था ही था, साथ ही साथ साम्राज्यवादी शासक भी था, जिसने कि कूटनीति, राजनीति की हर तरीके से अपने राज्यों में सुव्यवस्था कायम की और बल्कि राज्य का विस्तार भी किया। इसके बाद आते हैं मदनपाल, चंद्रदेव का बेटा मदनपाल। मदनपाल चंद्रदेव का बेटा जरूर था, लेकिन उसमें अपने पिता की काबिलियत नहीं थी। वह एक निर्बल शासक के रूप में जाना जाता है। उसने कौन कौन से उपलब्धियां प्राप्त की थी उसके बारे में भी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन उसकी एक रानी थी, उसने एक दान पत्र में उसे परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि दी है। लेकिन यह पूरी तरह से कहा इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि मदन पाल के समय की जो स्थिति थी, मदन पाल की दयनीय स्थिति थी, उस अनुसार से उसे महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि नहीं दी जा सकती। कुछ दूसरे विद्वान क्या कहते कि मदनपाल के समय में शासन की वास्तविक सत्ता का संचालन एक समिति के हाथ में हुआ करती थी, और वह नाम मात्र का ही राजा था। यानी कि राजा तो था लेकिन उसका कुछ चलता नहीं था, बल्कि समिति के जो सदस्य होते थे वे ही डिसीजन लेते थे। उसे तुर्क आक्रमणकारियों ने कन्नौज पर आक्रमण करके बंदी बना लिया था, और उसके पुत्र गोविंद चंद्र ने कड़ी संघर्ष के बाद उसे मुक्त कराया था। मदनपाल, जिसके कि पिता बहुत ही प्रभावशाली साम्राज्यवादी और शक्तिशाली इंसान थे, उनका बेटे मदनपाल वो इतना ज़्यादा निर्बल था कि तुर्कों ने उसे कैद कर लिया था, और मदनपाल को उसके बेटे गोविंद चंद्र ने बाद में बहुत बड़े संघर्ष, बहुत बड़े संग्राम, खून खराबे के बाद बचाया था। राहल लेख की बात करें तो राहल लेख में कहा गया है कि बारंबार वीरता प्रदर्शित करते हुए उसने अपने युद्ध कौशल से हम्मीर को शत्रुता त्यागने के लिए विवश कर दिया था। यानी कि हम्मीर एक जगह है जहाँ पर कि उसकी निरंतर शत्रुता बना रहा, संघर्ष बना रहा। कहा जाता है कि हम्मीरन यस तबैर मोहरस मर्क्रीडिया यो विद्धते। यहाँ हमीर से का मतलब है अमीर से, जो कि संभवतः मसूद तृतीय का कोई सैनिक सरदार रहा होगा। ऐसा मालूम चलता है कि गोविंद चंद्र को तुर्कों से बहुत ही लंबा, यानी कि बहुत लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा था। सी रे का विचार है कि गोविंद चंद्र को अपने पिता को छुड़ाने के लिए तुर्क आक्रांता को धन भी देना पड़ा था। यानी कि उसके बेटे ने पहले धन दिया था, तब उसके बदले में पिता को छोड़ा गया था, और इस प्रकार गोविंद चंद्र युवराज के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। क्योंकि जब उसने अपने पिता को छुड़ाने का काम किया तो उस समय वो युवराज के पद पे काम कर रहा था, तो उसकी प्रशंसा हुई। इसके बाद आते हैं गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र की बात करें तो मदनपाल के बाद उसकी रानी राल्हा देवी से उत्पन्न पुत्र गोविंद चंद्र जिनका कि समय काल माना जाता है 1114 से लेकर के 1155 ईस्वी तक, गहरवाल का शासक बना। वह इस वंश का सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। उसने क्या किया कि कन्नौज की जो स्थिति थी, जो उसका उत्कर्ष था अपने प्राचीन समय में, वो जब धूमल हो गया, खराब हो गया, तो उसके गौरव को फिर से पाने के लिए क्या किया, बहुत सारे कार्य किए, राजनीतिक, आर्थिक, देसी विदेशी, हर तरह के कार्य किए। और इसी उद्देश्य के लिए उसने क्या किया कि बहुत सारी विजयों को जीता। अपने पिता के शासनकाल में ही तुर्क आक्रमणकारियों की सफल विरोध करके वह अपनी वीरता का परिचय दे चुका था। और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था कुमार देवी। कुमार देवी का एक लेख है जो कि सारनाथ के लेख के नाम से जाना जाता है। उसमें बताया गया है कि दुष्ट तुरुस्क वीर से वाराणसी की रक्षा करने के लिए शिव द्वारा भेजा गया विष्णु का मानव हुआ अवतार है। यानी कि कुमार देवी ने अपने पति की प्रशंसा में बताया है कि दुष्ट तुरुस्क से मतलब है तुर्क शासक, वीर से
वाराणसी की रक्षा करने के लिए, वाराणसी जो कि देवों की नगरी के रूप में जानते हैं, शिव द्वारा भेजा गया विष्णु का मानो वह अवतार है। यानी कि शिव जी ने उसे भेजा था और वह विष्णु का एक अवतार के रूप में अपना कार्य पृथ्वी पर कर रहा था। चूंकि उसके राजा बनने के बाद तुर्कों के को आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि उसने युवराज के समय काल में तुर्कों के साथ काफ़ी बड़ा लोहा लिया था और उन्हें सबक सिखाया था। गोविंद चंद्र ने विभिन्न दिशाओं में सैनिक अभियान किया, विजय भी प्राप्त की। इसके अलावा गोविंद चंद्र की विजयों की जो सूचना मिलती है वह हमें उसके संबंधित अभिलेखों से मिल जाती है। पाली लेख 1114 ईस्वी में कहा गया है कि उसने नवराज्य गज पर अधिकार कर लिया था, किंतु इस सबसे वास्तविक समीकरण के विषय में मतभेद है। V.N. पाठक का विचार है कि संभव यह कहा जा सकता है, यह बताया जा सकता है कि गोविंद चंद्र ने क्या किया था कि घाघरा नदी के उत्तर के जो क्षेत्र थे, जिन्हें कि हम किस नाम से जानते हैं, सरयू पार को के नाम से जानते हैं, उसे जीता और वहां पर एक नए नगर स्थापित किया। एक और अभिलेख मिलते हैं जो कि गोरखपुर से मिलते हैं। उसमें क्या उल्लेख मिलता है? उसमें उल्लेख मिलता है कि दर्दगंडी देश के शासक कीर्तिपाल की चर्चा, यानी कि घाघरा तथा बड़ी गंडक के बीच का जो एरिया था, उसके जो शासक थे उनकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती रहती थी और उस शासक को गोविंद चंद्र के नाम से ही जानते हैं। संभव है कि गोविंद चंद्र ने ही उसे पराजित कर पूर्वोत्तर में बड़ी गंडक नदी तक अपनी सीमा विस्तृत कर लिया हो। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो शासक थे, जो जिनकी की कीर्ति घाघरा और बड़ी गंडक के बीच में स्थित थी, उसे गोविंद चंद्र ने हराया था पहले और फिर उसको खिसका करके सिकुड़ करके के पूर्वोत्तर में शिफ्ट कर दिया था। लार या जिसको कि देवरिया भी कहते हैं, उसके अभिलेख से पता चलता है कि उसने ब्राह्मण को भूमि दान दिया था। ब्राह्मण को भूमि दान देने से मतलब है कि उसने ब्राह्मणों को प्रश्रय दिया था, यानी कि हिंदू धर्म का मतानुयायी था वो। इससे भी सरयू पार क्षेत्र गोविंद चंद्र का अधिकार प्रमाणित होता है, यानी कि इसकी प्रमाणिकता के एक ही साक्ष्य नहीं है बल्कि दो तीन बहुत सारे साक्ष्य मिल सकते हैं। पूर्वी भारत अर्थात बिहार, बंगाल इस समय पाल राजाओं के शासन में काल में था। इस तरह से देखें तो जो पालों का शासन काल था 6वीं शताब्दी से लेकर, तो वही शासन काल गोविंद चंद्र यानी कि गहरवाल वंश का भी रहा होगा। गोविंद चंद्र का रामपाल के साथ संघर्ष पहले से ही चला आ रहा था। राजा बनने के बाद उसने क्या किया कि कुछ पाल क्षेत्रों को भी विजित कर लिया, जैसा कि उसके कुछ लेखों से सिद्ध होता है कि पटना के समीप मनेर नामक एक स्थान है जिसमें कि मालयारी पत्तला के गुनाव व पांडली गांवों को दान में देने की चर्चा मिलती है। तो इन सारे अभिलेखों से और दान पत्र से क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि गोविंद चंद्र जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दानवीर थे और उन्हें साहित्यिक और कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। धार्मिक दृष्टि से बहुत ही बड़े हिंदू धर्म अनुयायी थे वो। उसी प्रकार लार के अभिलेख से एक और बात सामने आती है। उसमें बताया गया है कि मुंगेर में जो उस समय निवास करने वाले पोटा चवाक नाम का जो गांव था, मुंगेर में निवास के समय उसने पोटा चवाक गांव को दान कर दिया था। और ऐसा लगता है कि गोविंद चंद्र ने मदन पाल को हराकर मुंगेर के क्षेत्र को जीत लिया, जबकि पटना क्षेत्र विजय उसने रामपाल के समय में ही किया। क्योंकि अगर गोविंद चंद्र की बात करें तो जो पाल शासक में मदन पाल थे, उनके समय में उन्होंने क्या किया, गोविंद चंद्र ने अपना साम्राज्य मुंगेर तक बढ़ाया और लेकिन उसके बाद नहीं बढ़ा पाए। उसके बाद का क्षेत्र कब बढ़ता है? जब रामपाल का समय आता है तब। किंतु यह अधिकार स्थायी नहीं रह सका। मदन पाल ने वहां पुनः अपना अधिकार जमा लिया। संभव है कि गोविंद चंद्र के बाद ही पालों ने मुंगेर क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया हो। इसी प्रकार कलचुरियों को पराजित कर गिबिंद चंद्र ने यमुना तथा सोन नदियों के बीच स्थित उसके कुछ प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया था। यानी कि उसके समकालीन राष्ट्रों की बात करें तो युद्ध तो निरंतर होता ही रहा, लेकिन कभी कुछ कुछ स्थानों पर देखने को मिलता है कि गोविंद चंद्र के भी कुछ स्थानों पर बाहर के शासकों का, बाहर के सामंतों का अधिकार हो जाता है।
उसी ने सबसे पहले कलचुरी राजाओं द्वारा धारण किए जाने वाली उपाधियां धारण की थी, जिसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या है, जैसे कि अश्वपति, गजपति, नरपति, राष्ट्रयाधिपति आदि की जो उपाधियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, इसे गांगेय देव ने धारण किया था। उसका एक अभिलेख है, उसमें उसने कहा है कि करंड तथा करंडतल नामक के जो गांव थे, जो पहले कलचुरी नरेश यशकर्ण के अधीन थे, उन्हें गोविंद चंद्र ने एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। यानी कि दो महत्वपूर्ण नगर करंड और करंडतल का जो ग्राम था, यहाँ की यशकर्ण अंतिम जो कलचुरी शासक थे उनका शासन हुआ करता था, तो उसको उसने क्या किया कि दान कर दिया। रंभा रंभा मखरी रंभा मखरी एक नाटक है जिसकी की रचना जयचंद्र ने की थी। इससे पता चलता है कि गोविंद चंद्र ने दशारण लिया था, और इससे तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि इसने पूर्वी मालवा तक अपना अधिकार कर लिया था, उस राज्य को जीत लिया था। यहाँ पहले परमार वंश का शासन हुआ करता था। संभवतः परमार वंशी राजा यशोवर्मा जो थे उन्होंने क्या किया था, यशोवर्मा को गोविंद चंद्र ने पराजित कर दिया था और दसार्ण पर अधिकार कर लिया था। यानी कि गहरवालों का दसार्ण पर जो अधिकार होता है वो परमार वंशी राजा यशोवर्ण की पराजय के बाद शुरू होता है। जयचंद्र लिखता है कि जिस दिन उसने दसार्ण को जीता था उसी दिन उसके पौत्र का जन्म हुआ था, यानी कि ये बहुत ही शुभ दिन माना जा रहा है। इस कारण उसका नाम जयचंद्र रखा गया। उस दिन चूंकि जीत हासिल हुई थी, इसीलिए जयचंद्र का नाम जयचंद्र रखा गया। इस प्रकार गोविंद चंद्र ने एक विशाल साम्राज्य के ऊपर शासन किया। सबसे पहले तो उसने नींव स्थापना, जो उसके पूर्वजों ने स्थापित किया था, नींव डाली थी, उसको सुदृढ़ किया। उसके बाद दूसरे स्तर पे उसे बढ़ाना शुरू किया और विजय भी हासिल की। विजेता होने के साथ साथ वह महान कूटनीतिज्ञ भी था। असल में अगर वो कूटनीतिज्ञ नहीं होता तो बहुत ही अच्छा राजनीतिक दृष्टि से उसका जो क्षेत्र था वो बहुत उत्कर्ष पे नहीं पहुंच पाता। उसका चंदेल, चोल, कलचुरी, चालुक्य और कश्मीर के शासकों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हुआ करते थे। पालो और उनके सामंतों से मैत्री संबंध सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गोविंद चंद्र ने क्या किया, पीठी के चिक्कोर वंशी देवरक्षित की जो बेटी थी और रामपाल के मामा मथन देव राष्ट्रकूट के दौहित्री कुमार देवी के साथ अपना विवाह कर लिया। इस वैवाहिक संबंध से सरयू पार के क्षेत्रों में उसके विजय में उसे बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त मिली। क्योंकि ये सभी लोग क्या थे, बहुत ही राष्ट्रकूट नरेश की अगर देखें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होने का मतलब है कि भारत में कहीं भी किसी भी जगह पर आक्रमण किया जाना और साथ में जीत हासिल करना। एच.सी. रे का अनुमान लगाया जाता है कि कलचुरियों के विरुद्ध गहरवालों तथा चोलों के बीच परस्पर मैत्री स्थापित हुई थी। यानी कि गहरवाल और चोल जो थे उन्होंने आपस में फ्रेंडशिप कर लिया था, किसके विरुद्ध, कलचुरियों को हटाने के लिए। इसका प्रमाण हमें मिलता है त्रिचनापल्ली के गंगैगोंड चोलपुरम मंदिर। गंगैगोंड चोलपुरम मंदिर जो है वो राजेंद्र प्रथम द्वारा गंगा के क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था, और यह एक उपाधि भी है जिसे कि चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने ग्रहण किया था। ये जो मंदिर है, इस मंदिर में बताया गया है कि यशो विग्रह से लेकर चंद्रदेव तक की वंशावली का सीक्वेंस दिया गया है। तुम्मान के कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम, जो पहले त्रिपुरी के कलचुरियों के अधीन थे, को गोविंद चंद्र ने अपनी ओर मिला लिया था। अपनी ओर मिला लेने का तात्पर्य यह हुआ कि इसने उस समय क्या किया था, इसने उस समय कूटनीति का सहारा लिया था। तभी तो दूसरे राजाओं को अपनी तरफ शामिल करने की जो नीति है वो कूटनीति के अंतर्गत ही आती है। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने अपना एक दूत कन्नौज के दरबार में भेजा था। यह कन्नौज नरेश गोविंद चंद्र ही था। यानी कि एक तरह से देखिए तो जयसिंह सिद्धराज का जो शासन काल था उसके समय में गहरवाल नरेश गोविंद चंद्र का भी शासन था,
और कलहन के विवरण से पता चलता है कि कश्मीर और कन्नौज के बीच मैत्री का संबंध था, यानी कि उसमें युद्ध नहीं हुआ करता था बल्कि आपस में दोस्ताना रिलेशंस था। इस प्रकार विविध राजनयिक ये तथा संबंधों द्वारा गोविंद चंद्र ने अपनी स्थिति को मजबूत की। गोविंद चंद्र के अनेक दान पत्र तथा सिक्के मिलते हैं जो इस बात के प्रमाण करते हैं कि उसके समय में कन्नौज पुनः एक महत्वपूर्ण नगर बन गया था। सिक्के किसी भी साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था को जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि किसी भी एरा में जाए, कोई भी पीरियड हो, किसी भी राजा का शासन काल हो, तो उसमें वो जो आर्थिक आपसी विनिमय करते हैं उसके लिए भी सिक्कों का प्रयोग करते हैं। अगर वो राजा काफ़ी ज़्यादा धन संपन्न हुआ तो वो क्या करेगा कि सोने और चांदी के सिक्कों को जारी करता था। दूसरी ओर अगर वो राजा गरीब, कमजोर, निर्बल, दुर्बल शासक हुआ करता था तो वो क्या करता था, पीतल, तांबा, इन सब का सिक्का जारी करता था। तो किसी भी साम्राज्य की अगर आर्थिक स्थिति के बारे में जानना हो तो वहाँ के सिक्के एक बहुत ही महत्वपूर्ण छाप छोड़ते हैं। गोविंद चंद्र को उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। क्या कहा गया है? विविध विद्या विचार वाचस्पति, जो इस बात का सूचक है कि वह एक स्वयं ही एक बहुत ही बड़ा विद्वान था। उसका जो मंत्री था लक्ष्मीधर के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कौन सी ग्रंथ की रचना की थी? उन्होंने की थी कृति कल्प तरु की रचना। इसमें 14 अध्याय हैं। जैसे कि हमारी गीता में 13 अध्याय हैं, उसी तरह से कृति कल्प तरु में 14 अध्याय हैं और प्रत्येक को कल्प तरु कहा गया है। इसका राजधर्म कल्प तरु या व्यवहार कल्प तरु क्रमशः राजनीति एवं विधि से संबंधित है। लक्ष्मीधर को यंत्र महिमा का आश्चर्य कहा गया है, जिसकी सहायता और परामर्श से ही गोविंद चंद्र को सफलता प्राप्त हुई। यानी कि एक तरह से देखें तो उस गोविंद चंद्र का जो मंत्री था लक्ष्मीधर, वास्तविक युद्ध जो है उसने प्लान किए और गोविंद चंद्र के द्वारा जीते गए थे। तो ऑल इन ऑल तो लक्ष्मीधर के दिमाग को ही माना जाएगा, लेकिन इसके बावजूद गोविंद चंद्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वो स्वयं ही एक विद्वान और साम्राज्यवादी नीति की प्रोत्साहित करने वाले राजाओं में से थे। उनका एक अभिलेख मिलता है, गोविंद चंद्र का एक अन्य अभिलेख मिलता है। उसमें क्या है कि उसने शिव, सूर्य, वासुदेव आदि देवताओं की पूजा की थी। उत्कल के बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित और चोल नरेश उनके शिष्य वागेश्वर रक्षित का सम्मान करने के लिए उन्हें अपने जो दरबार थे उसमें जेतवन विहार, सबसे पहले तो जेतवन विहार को दान में दे दिया और इसके अलावा जो अपने दरबार में बुलाया था उन्हें, तो काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया गया था उनके द्वारा। चूँकि इनकी पत्नी जो थी कुमार देवी, वो बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। गोविंद चंद्र खुद तो हिंदू धर्म के को प्रश्रय देने वाले थे, लेकिन उनकी पत्नी कुमार देवी बौद्ध धर्म में आई थी। इसके बाद आते हैं विजय चंद्र। गोविंद चंद्र के बाद उसका बेटा विजय चंद्र का शासनकाल आता है और इसकी समयावधि मानी जाती है लगभग 1155 से लेकर के 1169 ईस्वी तक। उसके दो अन्य नाम भी मिलते हैं, यानी कि विजय चंद्र जो थे उसे दो अन्य नामों से भी नाम जाना जाता है। पहला है मल्लदेव और दूसरा है विजयपाल। गोविंद चंद्र के दो अन्य पुत्रों अस्फोट चंद्र और राज्यपाल देव के नाम को भी देखा जा सकता है उसके अभिलेखों में, लेकिन यह कंफर्म है कि ये लोग शासक नहीं बन पाए। शायद उसमें काबिलियत नहीं थे, या तो फिर उन्हें मौका ना मिला हो, या तो उनके पिता के समय में ही हो गई हो, या फिर विजय चंद्र ने उन्हें उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित करके मार डाला हो। उसने क्या किया था? उसने लाहौर के मुसलमान शासक को परास्त किया था। विजय चंद्र एक ऐसा शासक था जिसने कि लाहौर के मुसलमान शासक को परास्त किया था। और उसका जो बेटा था जयचंद्र का एक लेख है कमौली का अभिलेख, जिसे कि बनारस का अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि विजय चंद्र ने पृथ्वी का भ्रमण करते हुए हम्मीर की स्त्रियों के आंखों के आंसुओं से जो बादलों से घिरते हुए जल के समान थे,
पृथ्वी के तप का हरण किया। यानी कि इस तरह की बातों को देखो तो बताया जाता है कि विजय चंद्र ने जो भी बड़े बड़े काम किए तो उसकी तुलना किससे की गई है, उसकी तुलना इतने बड़े बड़े बातों से की गई है। यह हमीर लाहौर के तुर्क शासक खुशरी शाह अथवा खुसरो मलिक या कोई अधिकारी जिसने कि क्या किया था कि अपना राज्य विस्तृत करने का प्रयास किया था, और इसी क्रम में गहरवाल नरेश ने उसे पराजित कर दिया। हमीर से हमारा मतलब है अमीर तुर्क शासक, अमीर शासक या फिर अमीर तुर्क शासक। दूसरी तरफ उत्तर की ओर की बात करें तो उत्तर में विजय चंद्र के फंसे रहने के कारण पूर्व की जो सेनाएं थी उसके राज्य पर आक्रमण करने का अच्छा मौका मिल गया। पूर्व में जो भी शासक शासन कर रहे थे, जो भी शासक वर्ग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि विजय चंद्र तो अपने उत्तर के अभियान में फंसा हुआ है, तो मौका पा करके उन्होंने क्या किया कि विजय चंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया, उसके साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। मधाई नगर अभिलेख में बताया गया है कि उसने काशी नरेश को पराजित किया था। यानी कि काशी नरेश को पराजित करने का मतलब है कि वो मगध के आसपास का क्षेत्र जहाँ की काशी वाराणसी आदि आदि छोटी छोटी जगह की नगरों का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बारे में बताया गया है कि येनाड सौ काशी राज समर भूमि विजिता, मतलब कि इन्होंने क्या किया था, काशी राज को जीत लिया था। लेकिन लक्ष्मण सेन को गहरवाल साम्राज्य के किसी भी भाग पर अधिकार करने में सफलता नहीं मिली थी। कमौली लेख से पता चलता है कि काशी के ऊपर विजय चंद्र का अधिकार पूर्ववत बना रहा था। यानी कि कमौली लेख की अगर बात करें तो विजय चंद्र जो था वो काशी के ऊपर अपना अधिकार जमाए हुए था। बिहार में सहस्राम क्षेत्र तक उसका अधिकार कम से कम 1168-69 तक बना रहा। यानी कि विजय चंद्र जो थे उन्होंने क्या किया, एक कमौली का जो लेख है उसमें जिस काशी का चित्रण किया गया है उसके अलावा सहसाराम के बारे में बताया गया कि उसने इसके ऊपर भी 68-69 ईस्वी तक शासन किया होगा। और इसका पता चलता है, हमें इसके बारे में एक और उल्लेख मिलता है ताराचंदी प्रतिमा लेख के द्वारा। लेकिन पश्चिम की ओर विजय चंद्र को मात खानी पड़ी, यानी कि चारों दिशाओं में उसकी कीर्ति नहीं फैल पाई, पश्चिम में उसे मात खानी पड़ी। दिल्ली में इस समय तोमर वंश था जिसके ऊपर की इसने अधिकार कायम कर लिया था। वे पहले ही गहरवालों के सामंत के रूप में शासन करते थे क्योंकि उसने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन इसके बावजूद यह जानने को मिलता है कि उन्होंने क्या किया था कि गहरवाल सत्ता का जुआ उतार फेंका था। मतलब कि जब गहरवाल उनके सामने आए तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम लोगों ने आपका संप्रभु स्वीकार कर लिया, लेकिन जैसे ही वो लोग गए तब क्या होता है कि उनका जो चोला पहन के रखा था उसे उतार फेंकने के लिए लोग सामने आ जाते हैं। उसके स्थानों पर चहरमानों ने क्या किया कि अपना संप्रभु यानी कि अपनी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। शकंभरी के शासक विसल देव, जिनका कि शासन करीब करीब 1153 टू 63 तक, यानी कि करीब करीब 10 सालों तक माना जाता है, दिल्ली तथा झांसी को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया था। और ये जो नगर थे ये पहले देखा जाए तो ये गहरवाल के ही साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। इस प्रकार कुल मिलाकर के अगर विजय चंद्र के बारे में निष्कर्ष निकाला जाए तो यह कहा जा सकता है कि इसके समय में गहरवाल साम्राज्य की सीमाएं संकुचित हो गई थी। इसके बाद आता है जयचंद्र, विजयपाल का बेटा जयचंद्र, और इनकी माने तो इनका शासन अवधि माना जाता है 1170 से 1194 ईस्वी तक। यह गहरवाल का अंतिम शासक माना जाता है। भारतीय साहित्य तथा कथाओं में बताया गया है कि जयचंद्र बहुत ही विख्यात के रूप में जाना जाता है। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि कन्नौज और वाराणसी का वह सार्वभौमिक, यानी कि यहाँ पर वह अकेला एक ऐसा राजा था जिन्होंने कि कन्नौज और वाराणसी में शासन किया था, इतने बड़े एरिया पर शासन किया था। मुसलमान इतिहासकार उसे भारत का सबसे बड़ा राजा बताते हैं, जिसका साम्राज्य चीन से मालवा तक फैला हुआ था।
इसमें उसके जयचंद्र के साम्राज्य के बारे में बताया जा रहा है कि उसका साम्राज्य चीन से लेकर के मालवा तक फैला हुआ था और उसके पास एक विशाल सेना थी जिससे कि वह युद्ध में निरंतर विजय प्राप्त करता था। इस विशाल सेना को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था, जैसे कि इसमें सभी तरह की चीज़ों को शामिल किया था। हाथी, घुड़सवार, धनुर्धारी, सैनिक, पदाती, इन सभी को शामिल करके एक उच्च कोटि की सेना का गठन किया गया था। उसकी सेना की विशालता का संकेत चंद्रवरदाई भी करता है, लेकिन यह विवरण जो है कोरी अतिरंजना लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि चंद्रवरदाई जो साहित्य है वो एक प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। उसे हम एक प्रशस्ति कहेंगे, जो कि राजा की प्रशंसा के लिए वो उसके राज दरबारी कभी लिखा करते थे। और जब हम लोग किसी की प्रशंसा की बात करें तो उसमें उसकी अच्छाइयों को उजागर किया जाता है और उसकी बुराइयों को दबा दिया जाता है। तो इसी उस समय की सही सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। जयचंद्र को उत्तराधिकार में एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था, जो शक्ति और संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता था तत्कालीन समय में। किंतु राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता की कमी के कारण क्या हुआ, जयचंद्र उसकी रक्षा करने में असक्षम रहा, उसकी रक्षा नहीं कर पाया। उसका समकालीन शासक दिल्ली और अजमेर का चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये चौहान नरेश थे। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों में बताया गया कि दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा संघर्ष हुआ करता था। दोनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु के रूप में जाने जा सकते हैं। और इसमें यह भी बताया गया, चंद्रवरदाई में ही बताया गया है कि पृथ्वीराज ने क्या किया था, जयचंद्र की पुत्री या संयोगिता का अपहरण कर लिया था। कहीं कहीं पर इसे संयोगिता को जयचंद्र की बहन के नाम से भी जाना जाता है और कुछ जगहों पर इसे पुत्री के रूप में यानी कि बेटी के रूप में दिखाया गया है। अनेक अगर दूसरे अन्य विद्वानों के बारे में अगर बात करें तो रासु की सत्यता में संदेह व्यक्त करते हुए तथापि जयचंद्र तथा पृथ्वीराज के बीच शत्रुता की बात सही लगती है। शत्रुता की बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि इसका प्रमाण एक दो जगह नहीं बल्कि हर जगह देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि उनकी शत्रुता का दो मुख्य कारण था। एक तो मुख्य कारण ये था कि उस समय पृथ्वीराज चौहान उभरती हुई शक्ति के रूप में जाने जा रहे थे, और दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण शायद यही है कि जयचंद्र की जो बेटी थी संयोगिता ने अपने भाई या पिता के खिलाफ जाकर के पृथ्वीराज रासों के से अपना संबंध जोड़ना चाहा था। रासों से यह भी पता पृथ्वीराज के सेन वंश के लेखों की बात करें तो उससे यह जानकारी मिलती है कि लक्ष्मण सेन ने क्या किया था, काशी के राजा को जीत लिया था। काशी और प्रयाग में उसने विजय स्तंभ भी स्थापित कर दिए थे। इसके अलावा मजूमदार जी की बात करें तो उनका विचार था कि लक्ष्मण सेन द्वारा पराजित काशी नरेश जयचंद्र ही था। यानी कि लक्ष्मण सेन ने जिस काशी नरेश को पराजित किया था और उसके बारे में अपने लेखों में चर्चा भी किया है, तो उस शासक की तुलना उस शासक को हम जयचंद्र के रूप में देख सकते हैं, जिससे उसने कुछ प्रदेशों को जीत लिया होगा। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तब जयचंद्र को अपना भड़ास निकाले गया, अपना बदला लेने का मौका मिल गया और उसने क्या किया कि उसका साथ दिया, मोहम्मद गोरी का साथ दिया। यहाँ तटस्थ लिखा हुआ है, जबकि ये नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि जयचंद्र ने पहली लड़ाई जो मोहम्मद गोरी के साथ लड़ी गई थी उसमें साथ दिया था। कुछ विद्वानों के अनुसार स्वयं जयचंद्र ने ही गोरी को पृथ्वी के राज्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। चूँकि पृथ्वीराज को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि करीब 1194 ईस्वी के आसपास में जयचंद्र के राज्य पर भी आक्रमण कर दिया था। और भारतीय ग्रंथों की बात करें तो उसमें विद्यापति के द्वारा जो लिखा गया है पुरुष परीक्षा, नयचंद्रकृत, रंभा मंजरी नाटक, इन सभी में बताया गया है कि जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी को पहले 4 बार हराया था। संभव है कि कुछ प्रारंभिक भावों में उसे एक आध बार सफलता भी मिली हो, लेकिन इसके बारे में बहुत जगहों पर लिखा हुआ नहीं है। मैक्सिमम जगहों पर यह देखने को मिलता है कि जयचंद्र जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने आया था तो जयचंद्र ने पहला आक्रमण में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध,
और दूसरा जो युद्ध हुआ था जिसे कि हम चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं, उस युद्ध में मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच ही आपसी संघर्ष हो गया था, जिसमें कि मोहम्मद गोरी को भी सफलता मिली थी। और अंतिम मुठभेड़ होता है चंदावर। चंदावर जो कि एटा जिले के पास है, वहाँ क्या होता है, मोहम्मद गोरी का जो सेनापति होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हम मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। उसने क्या किया था, सिर्फ 50,000 सैनिकों को लेकर के आया था और जयचंद्र के पास जो थी एक बहुत ही विशाल सेना था, लेकिन तुर्की संगठन जो होता है, जो तुर्की सैन्य व्यवस्था, उसके सामने जयचंद्र की विशाल सेना ने कुछ भी थोड़ी देर भी टिकी नहीं रह पाई, बल्कि वो हार गई और युद्ध में ही जयचंद्र की मृत्यु भी हो गई। मृत्यु के बारे में भी एक कहानी है। कहा जाता है कि जयचंद्र हाथी पे सवार होकर के अपने सेना का संचालन कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, बाय चांस हाथी के ऊपर यानी कि जयचंद्र की एक आंख में एक तीर जाकर के लग गया और वह मूर्छित होकर के घोर हाथी से नीचे गिर पड़ा। और वहाँ के उसके जो मथावत थे, जो हाथी का संचालन कर रहे थे, उनका कहना था, उन्हें ऐसा लगा कि शायद राजा की मौत हो गई। और जब यह खबर सेना में फैली तो उसका सेना तितर बितर हो गया, सेनाओं में भगदड़ मच गई। और सेनाओं में भगदड़ मचने के कारण क्या हुआ, अपने आप ही तुर्की सेना की जीत हो गई और जयचंद्र की मौत हो गई। गोरी के बारे में और बात करें तो इसकी एक और अभिलेख मिलते हैं असनी फतेहपुर स्थित। जयचंद्र ने क्या किया था, जयचंद्र का जो राजकोष था, राजस्व जिसमें इकट्ठा किया जाता था, गोरी ने असनी के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, जिससे कि उसे प्रचुर मात्रा में धन संपदा मिली, जिसे लेकर के वो अपने वापस अपने चला गया, अपने राज्य भी चला गया था। यहाँ गोरी के जो आक्रमणकारी थे उन्होंने क्या किया था, स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर बाकी सबकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा गोरी ने कन्नौज और बनारस को खूब सारा लूटा उटा और बनारस के लगभग 1000 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। मंदिरों को सिर्फ ध्वस्त करने से ही उसकी मन को शांति नहीं मिली। उसने क्या किया कि मंदिर जहाँ जहाँ मंदिर बने हुए थे उन सभी जगहों पर मस्जिदें भी बनवा दी। आक्रमणकारियों ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि उस समय भारत की स्थिति क्या थी, वह आर्थिक रूप से संपन्न था। संपन्नता के कारण हर घर में हर जगह उन्हें संपत्ति ही मिली। जितने भी आक्रमणकारी थे, बड़े लोगों को बड़ी संपत्ति मिली और छोटे छोटे स्तर पे हर तरह की संपत्तियां मिलती ही गई थी। इस प्रकार गहरवाल वंश का अंत हो गया, पतन हो गया। और इसके पतन के बारे में हम लोग कहें तो मुसलमानों की जो सुदृढ़ सैन्य प्रणाली थी वो इस पतन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी मानी जा रही है। मुसलमानों ने कुछ जगहों पर अधिकार नहीं किया। कन्नौज पर घरवालों की जो सत्ता थी उस पर पूरी तरह से अधिकार नहीं किया, बल्कि उसके बाद का जो कमज़ोर निर्बल शासक थे उन्हें सौंप करके वे वापस चले आए। मात्र एक फरिश्ता ही एक ऐसा लेखक है जो मुसलमान सेनाओं की कन्नौज पर अधिकार करने की पुष्टि करते हैं। बाकी किसी भी इतिहासकार की माने तो उनका मानना है कि गौरी ने कन्नौज पर अधिकार नहीं किया था, बल्कि जीत हासिल की थी, बस उसके बाद वे वापस चले आए थे। इसलिए किसी एक लेखक के ऊपर तो हम विश्वास कर नहीं सकते। जयचंद्र का जो बेटा था हरिश्चंद्र, उसने क्या किया था, कुछ समय तक अपने पिता के बाद कन्नौज पर शासन किया था, क्योंकि पिता की मृत्यु तो युद्ध क्षेत्र में ही हो गई थी और गौरी ने कन्नौज पर अपना राज सिंहासन बिठाया नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि जयचंद्र का जो बेटा था हरिश्चंद्र, उसी का कन्नौज के शासन के ऊपर अधिकार रहेगा। जौनपुर से एक लेख की प्राप्ति होती है, करीब करीब इसका समय काल माना जाता है 1198 AD। उसमें क्या किया गया है कि जयचंद्र के लिए कुछ बातें बताई गई है। उसमें उसने कहा कि परम भट्टारक, परम महाराजाधिराज, परमेश्वरपति, गजपति, राजत्रयाधिपति, विविध विद्या विचारवस्पति, श्री हरिश्चंद्र देव, इन सारी उपाधियों से जयचंद्र को नवाजा गया है। और इससे पता चलता है कि वह एक स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन करता। ये सारी उपाधियाँ जयचंद्र के लिए नहीं, बल्कि जयचंद्र के बेटे हरिश्चंद्र के लिए दिया गया था। और इन सारी उपाधियों से ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो किसी के अधीन शासक नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहा था। इन लेखों में यह भी जानकारी मिलती है कि उसने पम्हाई नामक गाँव को दान दिया था। हरिश्चंद्र के बाद कन्नौज के गहरवाल साम्राज्य का अंत हो गया और वहाँ चंदेलों का अधिकार शामिल हो गया।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि गहरवाल वंश, जिसने कि काफ़ी संघर्ष के बाद अपने साम्राज्य की नींव डाली, का इस वंश में 3 महत्वपूर्ण राजाओं का नाम आता है। करीब करीब चंद्रदेव, जिन्होंने कि इस वंश की नींव डाली, दूसरी है गोविंद चंद्र, और तीसरे हैं जयचंद्र। जयचंद्र जो कि इस वंश का सबसे अंतिम महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा के रूप में जाना जाता है। वो उसकी और भी बहुत सारी खासियत थी, जैसे कि भारतीय लोक साहित्य की अगर बात करें तो भारतीय लोक साहित्य और कथा में वह राजा जयचंद्र के नाम से जाना जाता है। और उसका जो समकालीन दिल्ली और अजमेर के चौहान नरेश थे, पृथ्वीराज तृतीय के नाम से, और इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय जो थे, उनका एक सरनेम था राय पिथौरा। उनसे जो उनकी पुत्री संयोगिता के बारे में जो भी चर्चाएं होती है, उसके कारण भी जयचंद्र काफ़ी ज़्यादा विख्यात हुए। जयचंद्र ने क्या किया कि देवगिरी के जो यादव थे, गुजरात के सोलंकी, और जो तुर्की के बार बार आक्रमण हुआ करते थे, उन सभी में काफ़ी ज़्यादा उनको विजय हासिल की। और इसी उपलक्ष्य में उसने क्या किया था, राजसूय यज्ञ भी करवाया था। यानी कि अगर देखिए गहरवाल वंश की बात करें तो राजसूय यज्ञ का ये आयोजन जो है सिर्फ जयचंद्र के द्वारा ही करवाया गया। और करीब करीब 1154 चंदावर का जो युद्ध था, मोहम्मद गोरी में वो मार डाला गया, पराजित हो गया। लेकिन उसके साम्राज्य की ओर एक नज़र डाले तो पूर्व की ओर उसका विस्तार, जयचंद्र का विस्तार जो है, लक्ष्मण सेन के द्वारा भी पराजित होना पड़ा था। लक्ष्मण सेन के ऊपर उसने आक्रमण किया था, जिसमें कि उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन चूंकि जयचंद्र खुद ब खुद एक बहुत ही बड़ा विद्वान शासक के रूप में जाना जाता है, उसने क्या किया था कि संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण दिया था। श्रीहर्ष वही साहित्यकार है जिन्होंने कि नैषध चरित और खंडन खाद की रचना की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गहरवाल वंश जो है, अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बाद किसी अचंभित स्थिति, किसी अलग तरीके के कंडीशन के कारण, स्थिति की वजह से उसकी पराजय हो गई और साथ साथ उसके पूरे साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये था हमारा गहरवाल वंश। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा गहरवाल वंश का टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।